नाज़रीन, आज हम खास तौर पे अपने फर्स्ट हाफ के अंदर जो गेस्ट बैठे हैं उनका तारुफ तो करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चिन्योट के हवाले से जो है खास तौर पे बात करेंगे। उसके क्या मसाइल है, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या काम कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि चिन्योट का फर्नीचर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा फेमस है। वहाँ का फर्नीचर कैसे तैयार किया जाता है, वर्कर्स क्या करते हैं, क्या दुश्वारियाँ हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, फर्नीचर इंडस्ट्री को क्या क्या दुश्वारियाँ हैं और कौन से तरक्याती काम है जो कि ज़रूरी तौर पर चिन्योट के अंदर होने चाहिए। आम शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, महकमाना जो दारोमदार है वो कैसा चल रहा है, इन तमाम सूरत के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं तारुफ जो है वो करवाता चलूँ। हमारे साथ वकार गुम्मर साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 चिन्योट के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ दानिश नईम फखरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। दानिश साहब के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि समाजी शख्सियत हैं और जब से होश संभाला है लोगों के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि फर्नीचर की एसोसिएशन जो है उसके भी प्रेसिडेंट है चिन्योट के और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। चिन्योट के जो है वो फर्नीचर के हवाले से तो अपने पहचाना जाता है और पहचानने के साथ साथ जो मुनफिद किस्म के डिज़ाइंस जो वहाँ पे तैयार किए जाते हैं ना, अगर आप बाजार में भी फर्नीचर लेने जाए तो अक्सर कहा जाता है चिन्योटी चेयर्स चाहिए आपको, चिन्योट की लकड़ी के बने हुई चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती है, ना सिर्फ मैटर करती हैं, वहाँ के कारीगर जो हैं वो भी इस चीज़ में वो कहते हैं ना जिन्ना मिठा पाओ उतना ही अच्छा होता है। तो वो कारीगर जो होते हैं ना वो मिठास डालते हैं अपने हाथों से, उनके नकूश जो तैयार किए जाते हैं ना हाथों के साथ, वो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई कारीगर नहीं कर सकता। तो वेलकम करते हैं जी आप दोनों को शो के अंदर। शो की शुरुआत जो है हम दानिश साहब से करेंगे क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और फाउंडर प्रेसिडेंट जी। तो फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं इन्होंने चिन्योट के अंदर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले तो ये सवाल हम करेंगे क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ताजर बरादरी के लोग मौजूद तो थे लेकिन वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं थी। तो उसको बनाने के लिए क्या इनको जद्दोजहद करनी पड़ी, किस तरह से बनाया और कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन सी अप्रूवल्स लेनी पड़ी, क्योंकि चिन्योट के ताजर जो हैं इनके बड़े शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के ऊपर, उनकी नुमाइंदगी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो दानिश साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा जनाब कि आप क्योंकि फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने, मेरा ख्याल है बहुत सारे ताजर जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे वो हुकूमत के साथ भी लाइजॉन में रहते हैं और इसके साथ साथ जो अपने मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिला। मुझे ये बताइएगा इसको बनाने के लिए, इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बनाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना रहा, आपके जहन में इसका ख्याल कैसे आया और सफ़र क्या रहा इसका? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया 41 कि आज हम चिन्योट चैम्बर और अपनी तमाम चिन्योट की इंडस्ट्री खूबसूरत फर्नीचर उसके बारे में कोई एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं, बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ख्याल, ये सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब से चिन्योट हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है काफ़ी कोशिशें की गई इसके बारे में कि चिन्योट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्याम किया जाए। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने इसकी कोशिश की, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त ये मुझे बख्शी है कि मैं इसका ज़रिया बन सका कि चिन्योट के लिए कुछ कर सकूँ और ये चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्याम अमल में ला सकूँ। तो ये सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक समझने के हुक्म दिया कि चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्याम होना चाहिए। तो ज़ाहिर है वालिद साहब का हुक्म था और दोस्तों की ख्वाहिश भी थी, सब ने कहा कि यार ये चिन्योट में यही नौजवान है जो अगर किसी चीज़ की ठान ले तो वो पूरी करता है। मेरे साथ जो जितने भी दोस्त वाबस्ता हैं मेरे एसोसिएशन में, मेरे हल्का अहबाब के अंदर, उनका कि यार ये एक शख्स है कि अगर इसको धुन लग जाए काम की तो वो करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं कि कह सकते हैं कि चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वजूद चिन्योट में है और तकरीबन 1.25 साल के करीब हो गया इसका क़याम में। और ज़ाहिर है कोई भी इदारा आप बनाना जाएँ, किसी भी इदारे को चलाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद रखना, उसे बनाना, उसकी जो इब्तदाई मराहल है उसको तय करना एक बहुत कठिन मरला है। इसकी सबसे मुश्किल जो सूरत हाल है, सबसे मुश्किल काम तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। जो मैं बताता चलूँ, अगर कोई किसी और भी डिस्ट्रिक्ट में अगर बनाना चाहे तो सबसे पहले तो उसके लिए एक तवील इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को उसको समझने में मुश्किल आती है कि भाई करना क्या है असल में। जो लोग आज से पहले कोशिश करते रहे तो वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं आ रहे थे।
मिसाल के तौर पे हमने जाना फैसलाबाद है, रुख हमारा लाहौर की तरफ है, तो हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? तो यही कन्फ्यूजन रही। सबसे पहले तो मैंने इसको ये समझा कि इसकी बुनियादी चीज़ें हैं क्या, जो इसकी बुनियादी मामलात थे, सबसे पहले मैंने उनको राइट डाउन किया कि भाई कहाँ कहाँ पे ये काम होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनमें सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके सबसे पहले हमें एनटीएन गोशवारा और आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होती हैं। उसकी लिस्ट बनाना, पूरी तरतीब से देना। 300 लोगों का है, किसी का स्मॉल चैम्बर के लिए भी है और दूसरा मेन चैम्बर के लिए, वुमेन चैम्बर के लिए, अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। उसके बाद फिर ये आगे सबमिशन का मामला शुरू होता है। तो आप ये समझ लें कि चिनियोट, इस्लामाबाद, कराची एक शटल कॉक की तरह आपने घूमना है, जाना है। और इसमें ज़ाहिर है कोई मसाइल भी आते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें अवॉइड करते हैं कि अब हमारे डॉक्यूमेंटेशन, अब ये ख़ास तौर पे गोशवारा हमारा एनटीएन है, उसमें बंदे की सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन हिस्ट्री मौजूद होती है, वो देने से लोग अवॉइड करते हैं। ये वो शख्स ही कर सकता है कि जिस पे लोगों का एतमाद होता है कि यार मैं अपनी कोई भी ज़ाती चीज़ें दे रहा हूँ तो मेरी वो सेफ रहेंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वर्थ है चिन्योट में, इतने लोगों ने एतमाद किया कि अपनी ज़ाती पर्सनल सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट होता है इसके, बिजनेस फाइनेंशियल के तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम डिटेल होती है, वो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने दी वो आज भी उसी तरह महफूज और सेफ हाथों में। तो उसके बाद फिर ये मामला शुरू हुआ। हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये दिया इस्लामाबाद में, इसका ये DGTO का एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर करता है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे ये सबमिशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो उसके बाद फिर ये सारे मामला चलते हैं। फिर जितनी भी क्यूरीज आती हैं उनकी कि भाई आपकी बिल्डिंग कहाँ पे है, कैसे है, आप इसको कैसे चलाएंगे, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, इनकी रिपोर्ट्स हैं, और एक तवील डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इसके मराहल में ये हुआ कि बाज़ औक़ात तो ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई कि मैं फेडअप हो गया इस चीज़ के लिए। लेकिन जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हल्का अहबाब के लोग हैं, एसोसिएशन में मेरे साथ चलते रहें। जैसे मैं खुसूसी तौर पर उनका नाम लेना भी चाहूँगा इसमें, ये मलक शहबाज अख्तर हैं, चौधरी अब्दुल हमीद साहब हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। शेख बिलाल साहब हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ बैठे हुए इधर, तो वो दोस्त हैं। और एक तवील लिस्ट है, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो उनके बहुत लंबा अरसा आ जाएगा। इसमें मेरा छोटा भाई फहद नईम फ़खरी हैं, बहुत एफर्ट की इन्होंने भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे वालिद साहब की तरफ से मिलती रही कि भई आपने ये करना है, कोई बात नहीं। जब आप एक चीज़, तमाम चीज़ें बना के उनको दे रहे हैं सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं हर्डल आ रही है, ये हो रहा है लेट, तो उसमें मैंने यार छोड़। लेकिन अल्लाह ने किया, फिर वो हिम्मत दी मुझे, दोस्तों ने साथ वो करते रहे मुझे कि आप करें बनाते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस पोजीशन में आके हम इसको लाइसेंस लेने में ये कामयाब रहे। इसका लाइसेंस लेने के बाद जब आपका अप्रूवल हो गई तो पहली मीटिंग चेयर की होगी, जितने भी दानिश भाई आपके दोस्त अहबाब हैं, जितने भी ताजिर कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ा अप्रिशिएट उन्होंने किया होगा कि ये तो एक ख्वाब लगता था। जी जी। और ये पूरा हो गया आज। वो ऐसा ही था कि जब हमने ये शुरू किया मराहल, तो उसमें हमें पहले से ही डेजिग्नेशन देना होता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है और एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है। जब हम लोगों से बात करते थे कि यार आप एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए आ जाए चैम्बर, तो वो हमारे से लोकल जब वो जो तो बनेगा वेखी जैसे, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हो गए वेख लेना कितने बंदा भी आते हैं, मजाक समझते थे साथ, ऐसा था सारा। तो फिर जब ये बन गया तो लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया मेरा। तो हमारे यहाँ हमारे MP हैं मौलाना इलियास चिन्योटी साहब, उन्होंने खुशी दुआएं कराई हमारे लिए कि यार उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनका भी रहनुमाई मुझे साथ साथ रही। तो उन्होंने अपने इदारे में बुलाकर, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, एक बाकायदा एक शील्ड, एक पगड़ी और एक पूरे उन्होंने 250-300 लोगों का एहतमाम किया कि भाई हमारे चिन्योट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्याम हो गया। और हमारी ख्वाहिश पर बनाया, बल्कि पूरे शहर की ख्वाहिश थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। उन्होंने मेरे एजाज़ में बाकायदा प्रोग्राम किया अपने इदारे में, तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई। पूरे शहर की तरफ से, हल्का अहबाब की तरफ से, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से अप्रिसिएशन के लेटर आए, लोगों ने दावतें की, इस्तकबाल किए जहाँ भी गए। फिर वो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन उस वक़्त की जो हर्डल और जो चीज़ें मुश्किलात आती रहीं, जिसमें मैं हर्डल महसूस करता रहा और फेडअप भी हो गया। लेकिन जैसे ही वो लाइसेंस और पब्लिक का रिस्पॉन्स ऐसा आया तो वो सारी चीज़ें भूल गए। तो फिर ये है कि शहर चिन्योट के लिए मैं कुछ कर सका, मुझे इस पर बड़ी खुशी रही और पूरा शहर ने इसको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वकार साहब, आप क्या कहेंगे, चिन्योट के अहम मसाइल जो हैं उन पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा जो फिलफौर हल होने चाहिए। चिन्योट का सबसे बड़ा मसला था रोड एक्सेस। चिन्योट के सारे जो सड़कें थी वो काफ़ी हद तक ख़राब थी
और गुज़श्ता 10 साल से तकरीबन उन सड़कों की वजह से चिन्योट की जो फर्नीचर इंडस्ट्री थी वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही थी। कस्टमर ने आना छोड़ दिया था, लेकिन इस निगरान गवर्नमेंट ने आके जो मंसूबे हैं चिन्योट की जो मेजर रोड्स हैं उन पे काफ़ी हद तक पैच वर्क करवाया है, काम करवाना शुरू किया, जिससे रोड एक्सेस काफ़ी बेहतर हुई है। ख़ासतौर पे पिंडी बटिया रोड, जिसको कातल रोड कहा जाता है, फैसलाबाद चिन्योट रोड जिस पे रोज़ाना एक आधी मौत होती है, उस पर पैच वर्क करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। उसके अलावा चिन्योट के जो मसाइल हैं वहाँ पे रवायती म्यूनसिपलिटी के मसाइल हैं, लोगों के सफाई के, सेवरेज इश्यूज़ है, पार्क्स के मसले हैं, ग्राउंड्स वहाँ पे नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो सड़कों का था, और वो काफ़ी हद तक अब बेहतर हो रहा है। निगरान गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इस तरह के काम नहीं करवाती, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके ये जो पुराने मंसूबे थे, जो ऑलरेडी स्कीमें चल रही थी, उनको बंद नहीं किया, चलने दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। चिन्योट पिंडी बटिया रोड तकरीबन 80% तक मुकम्मल हो चुका है, जो कि 100% खराब था। और चिन्योट फैसलाबाद जो रोड है, इस पर भी इसकी मुरम्मत हो गई है, चलने के काबिल हो गया, लोग अब आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला था जो अब तक हल हुआ है इन 3-4 महीनों में। और इसमें डिप्टी कमिश्नर का भी अगर नाम ना लें तो वो भी ज़्यादती होगी। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काविश की है, और प्रोविंशियल लेवल पे, सीएम लेवल पे उन्होंने रिक्वेस्ट करके इस सारे मंसूबे को जारी रखवाया। निगरान गवर्नमेंट के दौरान उनको रुकने नहीं दिया गया, वहाँ पे अभी भी काम जारी है, जिसका लोगों को अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मुझे विकास ये भी बताइएगा, चिन्योट क्योंकि फर्नीचर का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उनको मेन मसाइल कौन से हैं? चिन्योट में तकरीबन 7-8 हज़ार छोटे कारखाने हैं फर्नीचर के, जिससे तकरीबन 30-40 हज़ार वर्कर मुंसलिक हैं। उनके मसाइल बड़े जेन्युइन मसाइल हैं। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है, उनके जो वेजेस हैं वो इंतहाई कम है, उसमें उनका गुजारा नहीं है। फर्नीचर सिटी इसको ऐलान करने का वादा किया गया था, गवर्नर पंजाब 2-3 माह पहले चिन्योट आए थे और उन्होंने इसको फर्नीचर सिटी का स्टेटस देने का ऐलान किया था, लेकिन वो अभी नहीं हो सका। लेकिन जो फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनके ख़ास तौर पे जो कारीगर हैं, उनके बड़े ये मसाइल हैं। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ चंद एक जो बड़ी मिल्स हैं या चंद एक जो बड़े इदारे हैं, उन्होंने चंद 100 लोगों को सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन दी हुई है, इसके अलावा लोग इस कवर में नहीं आ रहे। और इनके जो वेजेस का वो भी बड़ा मसला है। मैं कहूँगा कि चिन्योट के जो ताजर बरादरी है, उनके जो कारीगर लोग हैं, उनको उनका हक लाजमी दें। बड़े थोड़े 800-900 रुपया उनको सारे दिन का मिलता है, 12-13 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन उनको उनका प्रॉपर हक नहीं मिलता। इस बारे प्रेसिडेंट साहब से फिर पूछते हैं जरा सर, आप नहीं हक दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? वेजेस के हवाले से भी बताइएगा, और इसके अलावा भी जो जैसे सोशल सिक्योरिटी का बता रहे थे, क्योंकि ये आपके प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें जो हैं वो वजूद में लाई जा सकती हैं, क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस पे हमारी एसोसिएशन के लेवल पे और चैम्बर के लेवल पे बहुत डिस्कशन और डिबेट चल रही हैं कि हमने इनको ये कैसे ये मामला हल करना है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देंगे इसके हवाले से, चिन्योट की फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि ये है कॉटेज इंडस्ट्री, तो एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल नहीं है। ये लोग घरों में बैठ के काम करते हैं, छोटी छोटी जगहों में बैठते हैं, उसमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। उनमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि वकार साहब ने कहा कि चिन्योट को फर्नीचर सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी हलफबरदारी के मौका पे बलीवर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त हमने उनसे ये मुतालबा किया, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इसको अमल दरामद करते हैं। और हमने साथ ही साथ एक चीज़ किया कि हम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए कोशिश हैं, जो कि हमारा अब देख रहे हैं, हमने इनको इन राइटिंग में लिख के दिया मकामी इंतज़ामिया को भी, तो जिसमें हमारे डीसी साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उनकी मुशावरत से भी हमने ये सूबाई गवर्नमेंट को इन राइटिंग में लिख के दिया। हम चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री घरेलू सतह से निकल के मेन स्ट्रीम में आए, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट उस वक्त ऑन करती है। तो एक बंदा अपने घर में बैठ के अगर काम कर रहा है छोटे लेवल पे, तो उस लेवल पे उसकी वो प्रोटेक्शन उस लेवल पे नहीं आ रही। तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम इसमें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हम हो जाएंगे बहुत जल्द, तो उस वक्त फिर हम ये सारे मामला हायर लेवल पे इसको लेके जाएंगे। और पहले से पोजीशन बहुत बेहतर है, लेकिन ये मुल्क की हालात
की इजाज़त नहीं दे रहे कि हम इस इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो कर सकें इंशाल्लाह। तो वक्त के साथ साथ ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वकार साहब ये बताइएगा, जो फैसलाबाद से चिन्योट की तरफ रोड जाता है, ये बहुत बड़ा इशू था ना सिर्फ ताजरों का, बल्कि डेली वेजर बहुत सारे उधर से यहाँ और यहाँ से उधर जो है वो मूव करते थे रोजाना की बुनियाद पे, इवन जॉब होल्डर्स भी। तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। पैच वर्क तो हुआ, मुकम्मल तामीर इसकी कब होगी? देखिए, ये मंसूबा उसमें आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तकरीबन ये 46 अरब का मंसूबा है, जो कि फैसलाबाद से सरगोदा तक 46 किलोमीटर है। ये डुअल वे बनना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा मंसूबा है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनना है। इस पर अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा, तो उससे बचने के लिए इन्होंने इस पर शुगर सेस फंड्स के जरिए इसको पैच वर्क करवाया। उससे ये इसमें कुछ फ़र्क तो आया है, हादसात में जो अमवात होती थी इसमें फ़र्क आया, लेकिन जो 46 अरब रुपए का मंसूबा है उस पर अभी जो एडीपी है या जो बजट में उसमें पैसे रखे जाने थे वो अभी तक नहीं रखे गए। और कुछ लैंड एक्वायर होनी है, उसके भी अभी प्रोसेस है। ये एक लंबा मंसूबा है, तो मेरा ख्याल है जब तक कोई रेगुलर गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये जो पैच वर्क हुआ है इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। उम्मीद है कि ये पिछले 10 साल से ये हम सुन रहे हैं कि ये सड़क डुअल वे बनेगी, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पीएमएलएन की गुजरी है, इन दोनों अदवार में भी इस तरह से काम नहीं हुआ। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, चिन्योट में जो स्ट्रीट लाइट, सीवरेज का निज़ाम, इनके मसाइल कुछ ज़्यादा तो नहीं? सीवरेज के मसाइल तो हैं। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी की, तो उनका ये कहना है हमारे पास वसाइल कम है या जो मैन पावर है वो कम है। लेकिन इसमें एक और भी निशानदेही करना चाहूँगा कि इनके पास जो सेवर मैन है या जो सेंट्री वर्कर्स हैं, होता यह है कि हर गवर्नमेंट अपने दौर में सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ करवाती है। अब एक बंदा जिसने हाकरोब भर्ती हुआ है और उसने पूरा माह एक दिन भी झाड़ू नहीं पकड़ा, वो ऑफिस में आता है, स्पेस सूट पहनता है, डेजिग्नेशन उसका हाकरोब है, लेकिन वो सिर्फ सैलरी लेने आता है, तो इनकी जो मैन पावर है वो किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। और इस तरह की निशानदेही होने के बावजूद मुबैना तौर पे ये जो सियासी भर्तियाँ होती हैं या तो एमएनए एमपीए की तरफ से करवाई जाती हैं और यहाँ उसमें पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जब आप इनको काम का कहते हैं तो वो तो कहते हैं हम जी उस कोटे में आए हुए हैं, तो वो काम नहीं करते। तो सफाई की सूरत हाल बेहतर होने की मज़ीद ज़रूरत है। और स्ट्रीट लाइट्स 2-3 मेन रोड्स हैं, वहाँ पे अभी मौजूदा डीसी ने आके स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं, तो रोड की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल ठीक कहा। दानिश साहब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके? ताजरों को किस सिमत लेके जाना है, किस तरह से उनके वेलफेयर के लिए काम करना है? जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो हम ये करना चाहेंगे, जो इसका अवलीन मकसद भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इसका मेन मकसद है। इनके जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, ना सिर्फ मसाइल को बयान करना और सिर्फ इनके और साथ साथ हल के लिए कोशिश पहुंचा रहना। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ दानिश साहब मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो दानिश साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो बजट पेश किया गया है, इसको लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों को, और ताजरों की बेहतरी के लिए क्या काम है? जी, बजट के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये अभी आवाम दोस्त बजट नहीं है प्रॉपर। इसमें एक साइड पे तो कहीं रिलीफ दिया गया और दूसरी साइड पे टाइट किया गया, और ये खालिस्तान IMF का बजट है जो हम समझते हैं। आप दुनिया का कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लें इस पर, जब तक आप खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जाएंगे, आप दुनिया जहान के बजट बना लें, जो कुछ भी कर लें, आप उसको आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक इशू चला आ रहा है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं हमारे। मैं नहीं समझता कि ये जो लोग ये बैठे हैं, हालांकि ये जीनियस लोग हैं, हमारे साथ समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें बैठे हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं सारे ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग सच्चे दिल से, खुलूस नीयत के साथ अगर ये कोशिश करें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इतने कम मसाइल हैं कि हम अपना बजट भी खुद ना बना सकें। हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं बाहर से, उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो आवाम की तवक्कुआत के बरक्स हो जाता है सारा काम। हम कभी भी नहीं कर सकेंगे ये काम, ये सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। मैं ये इसको
जिस अंदाज से भी आप कहना चाहें, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं थोड़ा सा सख्त अगर मैं कहना चाहूँ तो ये लोग आंखें होते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, ज़बान होते हुए गूंगे हैं, कि जो अपने आवाम की आवाज़ को उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला सकते, उनकी आवाज़ सुन नहीं सकते, उनके मसाइल को देख नहीं सकते, वो IMF की तरफ देख रहे हैं। क्या वजह है कि हम अपने मसाइल, जो अपने वसाइल हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, उस तरफ हमारी अटेंशन क्यों नहीं आ रही हमारी गवर्नमेंट की। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट साहब का जितने भी अदवार में गवर्नमेंट आ रही हैं, हमें फोकस फुल फ्लैज इस तरफ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के रिसोर्स दिए हैं, हमारे पास काबिल तरीन लोग हैं, पोटेंशियल हमारे पास है, नौजवान लोग हैं, ज़मीन है, हर तरह के हमारे 4 मौसम है हमारे पास। तो क्या वजह है कि हम इस तरफ नहीं आ रहे। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आवाम का सिर्फ एतमाद अगर बहाल कर दे अपनी ज़ात के ऊपर कि या गवर्नमेंट आवाम जो टैक्सेस देगी या जो भी पॉलिसी बनाएगी वो आवाम दोस्त होगी, सिर्फ उसने यकीन पैदा करना है आवाम ने। तो आप देखें, ये कोई महीनों या सालों का प्रोजेक्ट नहीं है, विद इन डेज मैं समझता हूँ कि ये विद इन डेज पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अवाम के जो सोच है, जो एक फलाही रियासत है, उसके समरात विद इन डेज अवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अवाम दोस्त पॉलिसियां खुद इनसारी को मद्देनजर रखते हुए करें, ना कि आप उनकी तरफ देखें। और दूसरे नंबर पे हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है छोटी सी एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद दोबारा जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। दानिश साहब, जो ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करें। सेकंड मसाइल कोई बता रहे थे आप ताजों के हवाले, जिसके हवाले से ये कह रहा था, पॉलिसी पे बात हो रही थी कि कोई जब तक हम खुद इन्हसारी की तरफ नहीं जाएंगे, अपने मसाइल को खुद का इदराक नहीं करेंगे, उनके जो हल के लिए खुद कोशा नहीं होंगे, तो हम मसाइल के शिकार रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि आवाम की जो तवक्कुआत के मुताबिक हैं वो फैसले करने पड़ेंगे। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। उनसे मुशावरत के बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मामलात क्या है। वो टैक्सेस बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि आप बेतरतीब, बेहंगम और बेरब टैक्स लगाएं और आवाम उसको टैक्स देना शुरू कर दें। टैक्स की रेशियो, उसका तरीकाकार, उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ना कि टैक्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो, उनके जो लोग हैं कम हो। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि आपका टैक्स नेट बढ़े। पूरे पाकिस्तान में लोग कभी कहते हैं कि 10% लोग टैक्स देते हैं, कभी 5%। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते, उनके लिए मुश्किलात हैं। एक आम फहम सादा सा सिस्टम बनाए जिसके तहत लोग टैक्स दें। इतनी उसमें हर्डल्स हैं। जो पैसा, जो टैक्स के पैसे डायरेक्ट उसके सिस्टम में जाने चाहिए गवर्नमेंट की, वो वकला के थ्रू आते हैं पैसे। वो आधे पैसे वकला ले लेते हैं। बड़ी माजरे के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये FBI हुक्काम है पूरे पाकिस्तान में, मौजें लगी हुई हैं इनकी। इतना मुश्किल तरीन सिस्टम बना दिया इन्होंने कि भाई ताकि वकला को भी मिले इसके पैसे, उनको जो अफसरान है वहाँ जाए, गवर्नमेंट के खाते में कुछ भी ना जाए। ये मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। कोई ढकी छुपी, मुझे पता है इसके बाद मेरे साथ क्या मामला होंगे। मैंने ये फेस भी किए हैं पिछली गुफ्तगू में। मैं इस किस्म की बेबाक गुफ्तगू करने का आदि हूँ। मैं कभी, अल्लाह माफ़ी दे, कोई डर खौफ नहीं है किसी, अगर किसी ने कुछ करना है तो वो बेशक कर भी ले। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है। वो अपनी पॉलिसियाँ सही करेगी तो आवाम को इसके समरात मिलेंगे। तो इनको ये करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। आवाम, अब वो कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ। अब आवाम की बस हो गई है। जिस लेवल पे ये गर्मी की शिद्दत है इस वक्त, इसी लेवल पे हमारे मामलात की शिद्दत भी बहुत ऊपर चली गई। ये ना हो कि मुल्क में कोई खाना जंगी की सूरत हाल बन जाए। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। बारहा हमने कहा हुकूमत को, इनको इन राइटिंग में लिख के दिया, तमाम तर पॉलिसियाँ उनको बना के दिया। यार इसको इस स्टेप पे लेके, सिर्फ एक इसमें बजट के में थोड़ा सा हमें कुछ सुख का सांस आया, थोड़ी सी, जिसमें हमें तकरीबन 2.5-3 साल का वक्त लग गया। हमें सेल्स टैक्स का निफाज हमारे पूरे पाकिस्तान में किया था रकबे के लिहाज से, जो कि इंतहाई अहमकाना और नामाकूल किस्म का था। और बहुत कोशिश के बाद गवर्नमेंट ने इसको समझ लिया। अब ये हर चीज़ इस तरफ थोड़ी आएंगे, हम एहतजाज करेंगे तो गवर्नमेंट समझेगी। तो एहतजाज करने से पहले ही बंदा समझ ले इस चीज़ को। पहले उन्होंने हमारा जो स्क्वायर फुट 1000 किया था उसको 2000 किया फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। अब ये रकबे की बुनियाद पे सेल टैक्स का अब उन्होंने ऐलान किया कि हम ख़त्म कर रहे हैं। अब अल्लाह करे कि उस पर इम्प्लीमेंटेड भी हो जाए। लेकिन इस पर हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा
क्रिटिसाइज के अलावा थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इस किस्म के मामलात और दीगर भी हैं उनको हल करें तो इंशाल्लाह मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये लोग बहुत जीनियस लोग हैं, लेकिन ये अपनी क्वालिटीज़ को उस तरफ इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरफ उनको करना चाहिए। पता नहीं ये किस डगर पे सोच रहे हैं, इनको क्या मसाइल हैं। अगर कोई ऐसा मसला है, कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या कोई मसला है, तो वो आवाम से शेयर करना चाहिए। वो शेयर करेंगे तो अवाम पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। 1947 में पूरे के पूरे ये लोग हिजरत करके पूरा घर बार छोड़ के जो लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, मेरी फैमिली भी इसमें शामिल है, तो हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए क्यों नहीं काम कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आवाम पे अपना जो एतमाद है उसको बहाल करना पड़ेगा सबसे पहले। वो जिस दिन ये कामयाब होगी इस चीज़ में, तो ये कोई मसला ही नहीं है। ये थोड़े से पैसे हैं किसी भी तरह, जो हम तो ये समझते हैं कि जो हमारे कर्जे हैं सारे कोई मैटर नहीं करते, लेकिन आज भी अगर ये सीधे हो जाएं, ठीक तरह से आ जाएं, तो ये सारे मामला हल हो सकता है। बिल्कुल मैं नहीं समझता इस चीज़ को। वकार साहब, आपकी नज़र में बजट जो है वो अवाम दोस्त था, और ताजरों के पूरी कम्युनिटी का इस हवाले से क्या कहना था, आम आदमी का क्या कहना था? देखें, ये दोनों बजट सरकारी मुलाजम दोस्त हैं और ट्रेडर्स फ्रेंडली हैं, इसमें नए टैक्स नहीं लगे। आम आवाम का जो नुक्ता नज़र है वो इससे मुख्तलिफ है। उनके लिए शायद इस बजट में कोई ख़ास रिलीफ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करे। इसमें बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं, वो कम नहीं हुई हैं। लोगों को आटे की जो कीमत है वो भी कम नहीं हुई, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आम आदमी की, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, वो भी अमीर आदमी की एक ज़रूरत है। बाकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को छूट मिली है, उसका आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मकसद कहने का ये है कि आम आदमी के लिए कोई इतना ज़्यादा रिलीफ दोनों बजट्स में नज़र नहीं आया। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, ताजरों को कुछ रिलीफ मिले हैं, उनको सब्सिडीज़ मिली हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप तक वो बिल्कुल इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। दानिश साहब, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या पोटेंशियल है चिन्योट में, चाहे वो फर्नीचर हो या दीगर गुड्स के हवाले से हो, क्या कहेंगे आप? इस एक्सपोर्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि चिन्योट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री फर्नीचर की है। ये सिर्फ फर्नीचर ही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे राइस का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। हमारे कुछ चंद लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ये मंडी है, हमारे यहाँ मटर पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, मकई सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, इसकी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें, हमारे पास आलू और प्याज चिन्योट की, ये भी बहुत बड़ी पैदावार है, लेकिन हम इसको सब सिर्फ नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से हम उसमें ये एक सेमिनार कर रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की तरफ से, जैसे समेडा है, TDAP के थ्रू है। तो उनमें लोगों में अवेयरनेस ये पैदा कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट लेवल पे कैसे करें। अभी हम अवेयरनेस के मराहल में उनको दे रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस पर वर्किंग शुरू है। और मैं आता हूँ फर्नीचर इंडस्ट्री की तरफ। ये तो खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, ये एक आर्ट है। तो इसके लिए हमें बहुत से मसाइल का सामना है, जो कि हमने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको उजागर भी किया। तो इस हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर आगे गवर्नमेंट की तरफ से आता है। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी हर्डल हुकूमत वक्त है। कोई भी हुकूमत में, मौजूदा या साहब की बात कोई भी आएगी वही है, उसके चंद मसाइल हैं जो उसको हल कर दें। लेकिन इससे पहले मैं इसका पोटेंशियल बताना चाहूँगा। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे छोटी बड़ी फैक्ट्री हैं, मोस्टली कॉटेज इंडस्ट्री है। और जैसे अभी वकार साहब ने भी कहा कि कैलकुलेशन इतनी नहीं है जितना मैं इसको समझता हूँ, लाखों के हिसाब से यहाँ पे हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर देने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। 18 लाख चिन्योट की आबादी है, तो मैं ये कहूँगा कि 60 to 70% जो पॉपुलेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इतना पोटेंशियल है, और इसमें हम ये एक्सपोर्ट इस वक्त ना होने के बराबर कर रहे हैं। उसकी फिगर्स भी बताना कोई इतना मुनासिब नहीं है कि किस लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल इतना है कि हम एक साल में $5 अरब तक की हमारी कैपेसिटी है चिन्योट से, अगर हम गवर्नमेंट हमें प्रॉपर सपोर्ट करे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों की तादाद में लोग हैं। उसमें सबसे बड़ी हर्डल क्या है? गवर्नमेंट, ANF। जैसे ही हम अपना सामान हम
थोड़े छोटे लेवल भी तैयार करते हैं, कंटेनर में लोड सामान पैक करके लोड किया, हम उसको कराची के लिए भेज देते हैं। एंटी नारकोटिक्स के नाम पे, चेकिंग के नाम पे हमारा पूरा का पूरा कंटेनर अनलोड किया जाता है, उसमें सामान में ड्रिलिंग कर दी जाती है और इतनी बेदर्दी से उसको चेक किया जाता है कि अल्लाह की पनाह वो दोबारा सामान ना पैक हो सकता ना लोड हो सकता। तो उसकी एक्सपोर्ट वजह का माल जा ही नहीं सकता इस तरह तो? ये वही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे स्कैनर इंस्टॉल हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि वो उसको स्कैन किया जाए हमारे सामान को। कंटेनर क्योंकि एक भी छेद अगर किसी फर्नीचर में कर दिया जाता है वो लाखों रुपए मालियत का तबाह हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फर्नीचर है उसको स्कैनिंग सिस्टम के थ्रू गुजारा जाए, ना कि क्योंकि हमारे वॉल्यूमेटिक है, बड़े बड़े आइटम है, बेड्स हैं, डाइनिंग है, सोफे हैं। आप उनको एक दफ़ा, हमारे जो चिन्योट के लोग हैं या फर्नीचर लाइन के लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कैसे रखना है और कैसे इसको उतारना है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करनी है। पेंट का बड़ा इशू होता है। ट्रेंड लोग बैठे हैं वहाँ पे, पूरी की पूरी ना वहाँ तक एक्सेस है किसी की, पता नहीं क्या करते हैं वो। जब हमारा सामान रेल कस्टमर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि हमारा सामान है, ये क्या है, ये कबाड़ कहाँ से आ गया, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे उसके अंदर, जबकि वहाँ पे इंस्टॉल है, सारा कुछ है। उसके लिए फिर वही मैं कहूँगा गवर्नमेंट वो पैसे मांगते हैं इस चीज़ के, कि बोल दे कि इतने पैसे लगेंगे तो आपका सामान निकल जाएगा, जिनकी बड़ी लेवल पे सेटिंग है थोड़ा अच्छा, बहुत। आपसे भी डिमांड हुई कभी ऐसे? डायरेक्ट तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे फॉरवर्डर हैं सारे हैं वो करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें सारी है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ सारी चीज़ों को, उनका सिस्टम आप पूरा कर दें, आपका सिस्टम चला जाएगा। लेकिन वो उनकी डिमांड इतनी होगी कि जो इतनी हमारे इसमें इनकम नहीं, जितना बचेगा क्या, तो क्या करेंगे। अगर ये ANF का मसला, ये मैं हमारी ये CM साहब ने जैसे ही उन्हें हलफ लिया, मोहसिन नकवी साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पूरे पंजाब की चैम्बर्स को उन्होंने मदऊ किया। SM तनवीर साहब मिनिस्टर एंड ट्रेड के, उनकी काविशों से एक मीटिंग अरेंज कराई गई। मैंने ये ऑन द रिकॉर्ड उनको इन राइटिंग में लिख के दिया। मैं उनका शुक्रिया एक बार फिर अदा करना चाहूँगा, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, काम हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब और SM तनवीर साहब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम इसको इस पर ये आपका मामला हल करेंगे। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो जिससे हम पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का असूल मुमकिन बना सकता है। लेकिन सिर्फ ज़रा सी लापरवाही की वजह से पूरा का पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रॉ मटेरियल महंगे हैं, सारी चीज़ें जो इंपोर्ट पे, हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट हो रहा है इसका रॉ मटेरियल उस लेवल पे पाबंदियां लगा दी इन्होंने, वो करें जिसको हम री एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों में, या तो हमें उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए टैक्स फ्री मशीनरी हमें दें जो रॉ मटेरियल बनाती हैं उन चीज़ों का। जैसे हमारे चैनल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, शीट्स हैं, उन पर बेताजा टैक्सेस हैं, वो कम करें ताकि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट की तरफ ले जा सकें। इस तरह के मामलात हैं, अगर वो हल हो जाएं तो चिन्योट से डायरेक्ट, और ये मेरा ख्वाब भी है कि जैसे मुश्किल काम था कि हमारा ये चिन्योट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि हम अब मैं इस पर कोशिश हूँ, सिर्फ मेरी तमाम तरह टेंशन इस तरफ है कि मेरा क्योंकि अपना फर्नीचर का कारोबार है, ना सिर्फ फर्नीचर और बाकी जितनी दीगर तमाम इंडस्ट्री हैं, इनकी डायरेक्ट एक्सपोर्ट चिन्योट से करें। जो हमारा सामान फर्नीचर है, ये हमारे मुख्तलिफ वेंडर पूरे पाकिस्तान से लोग चिन्योट आते हैं, सामान लेते हैं, वो अपनी सेटिंग से इनडायरेक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट चिन्योट से एक्सपोर्ट हो। जैसे मैं मिसाल के तौर पर हम देता हूँ एक मिसाल, फुटबॉल सियाल कोट की पहचान है, स्पोर्ट्स की आइटम, एक वो भी घरेलू दस्तकारी है ना, सनत, ये घरेलू सनत है, तो कितने लोग उसको इस्तेमाल करते हैं फुटबॉल को, आप खुद इमेजिन करें। और ये इंडस्ट्री भाईजान फर्नीचर, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा घर है या दुनिया घर है जहाँ पे फर्नीचर के बगैर आप रह सकते हैं, जिस पे आप हम बैठे बात करें डिस्कशन, ये भी फर्नीचर का हिस्सा ही है, फर्नीचर ही है ना। तो यहाँ पे फुटबॉल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि खेल की कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन फर्नीचर नज़र आ रहा है। वो इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ ग्रो कर गई, किस तरह लेवल पे चले गई, और हम जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसका मेन फोकस चिन्योट है। चिन्योट में सारा पूरे पाकिस्तान का फोकस होता है। आप कहीं भी दुनिया में बैठे ना, नाम ले फर्नीचर का तो चिन्योट का नाम आता है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। और इस इंडस्ट्री को हुकूमत की जो अदम तवज्जोही है उसकी वजह से बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसको गुजारिश ये करते हैं हुक्मरानों से, को होश के ना खोल लें, को आंखें खोल लें, इस इंडस्ट्री को भी देखें, इसको में कोई अवेयरनेस। हमने बहुत कुछ लिख के दिया, अब तो हमारे हाथ भी दुखना शुरू हो गए कि इतना कुछ लिख के दिया, ज़बान बोलने से कासिर है, वो सुनते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कान है लेकिन बहरे हैं, नहीं सुनाई देता उनको। पता नहीं क्या सत्तू पी के सोए हैं, अल्लाह जाने क्या गर्मी का मौसम है, क्या सत्तू पी के ज़्यादा पी लिया उन्होंने, सत्तू असर नहीं हो रहा उनके ऊपर। तो वो इस तरफ देखें, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए, कोई अवेयरनेस दें कि भी किस तरह करना है, हमने एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है, टैक्स की पॉलिसियाँ बनाएं, हमारे साथ बैठें, हम उनको बताते हैं भी मसाइल क्या है, उसका हल बताते हैं। वतन अजीज़ के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं और करने के लिए ख्वाहिश भी है हमारी, और हमारे में पोटेंशियल भी है, वसाइल भी है, सब कुछ है। उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है, सरपरस्ती चाहिए, थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दें कि हमें करना क्या है। सारे वसाइल, सारी चीज़ें तो
गवर्नमेंट लेवल पे ही होती है ना। हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं हमने किया। हम ये बात नहीं, हम अपने एंड पे ये किया कि पाकिस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे हमारे चिन्योट का फर्नीचर ना हो, हमारा प्रोडक्ट मौजूद ना, शायद ही कोई ऐसा घर हो। ये अपने तौर पे तो हमने कर दिया, लेकिन अब उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए जो भी मामला, जो हर्डल हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनके हमारे साथ बैठ के बात करें ताकि हम उसको उजागर कर सकें चीज़ को, और वतन अजीज़ के लिए ज़रिए मुबादला का असूल मुमकिन बनाएं। आज ये हर दर पे जा रहे हैं, कशकोल हाथ में लिए हमें ये दे दें, ऐसे कर दें, लानत भेजें इस चीज़ के ऊपर। खुद ने सारी की तरफ आए, अपने पोटेंशियल की तरफ देखें, अपने लोगों को तवज्जो करें। वो देते हैं, हम देते हैं आपको मशावरत कैसे होती है, एतमाद बहाल करें। तो कब तक आप ये कशकोल उठाए फिरेंगे पूरी दुनिया में, कब तक तमाशा बनवाएगी गवर्नमेंट मौजूदा? अब ये सारे साहब का, मैं किसी पार्टी की ज़राई हवाले से भी बताएं आप, क्या पोटेंशियल है? जी सर, ज़राई हवाले से। ज़रिए हवाले से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट है चिन्योट के अंदर मटर के हवाले से। मटर की सबसे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है यहाँ से, जो यहाँ पे हमारी गल्ला मंडियाँ बनी हैं सारी। हमारा जो ये प्याज की और आलू की बहुत बड़ी लेवल पे ट्रेडिंग होती है, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, कुछ चंद लोग ये करते हैं। तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या अपने डिवीजन लेवल है, पूरे पाकिस्तान में के लिए जाता है यहाँ से सामान। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ जो ये लाल मिर्च चलती है, इसकी बहुत पोटेंशियल है। राइस, आपकी सोच होगी कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे इदारे बने हुए हैं। मैं उनका नाम भी अगर कहें तो लेता हूँ, इकबाल राइस मिल, ये चिन्योट की शान पहचान है। तो एक इंटरनेशनल लेवल का ये इदारा बना हुआ है, तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है राइस का चिन्योट से, और वर्ल्ड क्लास के जो चावल बनता है। और भी दीगर फर्म है यहाँ पे, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारे ताहिर अयूब साहब हैं, वो भी कर रहे हैं काम, और बहुत सारे लोग हैं। राइस का तो अब जवाब नहीं है पाकिस्तान। शुगर मिलें भी हैं यहाँ पे, शुगर मिल, 2 शुगर मिलें हैं। रमज़ान शुगर मिल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी है, शहबाज शरीफ साहब की। और मदीना शुगर मिल आपके फैसलाबाद के मियाँ अदरी साहब हैं गालबन, उनकी मिल है। ये काम हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पे मजीद फोकस करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा, तो वो चीज़ें की जाएं तो ताजों की बेहतरी भी हो सकती है, आम आवाम की भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के शो में आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ